अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ये हमारा लास्ट चैप्टर है। कल हमने पढ़ा था बेटा कि कंडक्शन क्या होता है, और हमने सॉलिड्स में देखा था कि कंडक्शन सॉलिड में बेटे किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, कंडक्शन क्या है बेटा? कंडक्शन ऑफ हीट जो है ना, वो हमेशा डिफरेंट रेट पर होती है डिफरेंट मटेरियल्स में। अगर सॉलिड की बात करें वहाँ पे डिफरेंट होगी, अगर हम लिक्विड की बात करें वहाँ पे डिफरेंट होगी, गैसेस की बात करें वहाँ पे बेटे ये डिफरेंट होगी। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम मेटल्स की बात करते हैं ना, तो जो हीट फ्लोज है ना बेटा, बहुत तेज़ी के साथ हीट उसमें फ्लो होती है एज कम्पेयर टू इंसुलेटर, वुड और रबर। जिस तरीके से मैंने कल वाले टॉपिक में आपको एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक रबर या वुड का पीस ले लेते हैं और दूसरी जानब हम एक मेटल का पीस ले लेते हैं, दोनों को सेम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, आफ्टर सम टाइम देखेंगे कि जो मेटल है वो आपसे पकड़ा नहीं जाएगा और जो वुड का पीस है वो आप आसानी से होल्ड किए रखोगे। इसकी एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक अगर स्पून है और उस स्पून के साइज का बिल्कुल आपने एक लकड़ी का पीस लेना है, आप क्या करोगे, आपने सिर्फ 2 मिनट उस स्पून को जो है ना आग के ऊपर रखना है, और उसी आग के ऊपर सेम टेम्परेचर के ऊपर आपने उस जो है ना वुड पीस को रखना है। आप देखेंगे आफ्टर 2 मिनट स्पून जो है आपसे होल्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो हीट होगी वो हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट ट्रांसफर होती जाएगी और जो पूरा स्पून है वो हॉट हो जाएगा। जबकि वुड का पीस है, आप उसको आसानी से होल्ड किए होगे, लेकिन बहुत वक्त के बाद, ज़्यादा टाइम के बाद आप उसको भी होल्ड नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो हीट है वो मेटल में बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है बनिस्बतन इंसुलेटर के। अब इंसुलेटर बेटा हमारे पास कौन से हैं? इंसुलेटर जिस तरीके से मैंने बोला वुड है या रबर का पीस हो सकता है। अब मेटल्स हमारे पास कौन सा है? ये बेटा एक गुड कंडक्टर है। इज इट क्लियर? कंसीडर कर लें हमारे पास बेटा है कि ये सॉलिड ब्लॉक है। ठीक है, इसके दो ऑपोजिट फेसिस हैं, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए, ये कैपिटल ए है। और उसके बाद बेटा उसका जो टेम्परेचर है वो T1 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद टेम्परेचर T1 आ गया। और Q क्या है? Q बेटा वो हीट है जो इसमें फ्लो हो रही है थ्रू अ लेंथ L, उसकी लंबाई के हिसाब से। और उसके ऑपोजिट फेस पे जो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर है बेटा, वो T2 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की वो डेफिनेशन किस तरीके से करेंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को वो किस तरीके से देखता है? कहता है जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है बेटा, वो हमारे पास हकीकत में ऐसी मिकदार है हीट की जो यूनिट टाइम में फ्लो होती है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो जो बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है उसका फॉर्मूला क्या है जी? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी। क्यू क्या है बेटा? ये वो अमाउंट ऑफ हीट है, और टी क्या है? जो इन यूनिट टाइम में बेटा ट्रांसफर हो रही है। तो डेट इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अगर ये डेफिनेशन आ जाती है तो बेटे आपने रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की डेफिनेशन के साथ उसका ये फॉर्मूला भी लाजमी लिखना होगा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट किसके इक्वल है? अमाउंट ऑफ हीट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी पर यूनिट टाइम के हिसाब से वो कितनी ट्रांसफर हो रही है। कहता है इट इज ऑब्जर्व दैट, ये देखा गया है कि वो रेट जिसमें हीट फ्लो होती है किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में, वो डिपेंड करती है वेरियस फैक्टर्स में। बात बेटा यहाँ पे ध्यान देने वाली है, अच्छे से समझने वाली है। कहता ये ऑब्जर्व किया गया, क्या ऑब्जर्व किया गया? कि जो रेट है, वो रेट जिसमें हीट फ्लो होती है किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में, वो हमेशा डिपेंड करती है कुछ ना कुछ फैक्टर्स पर, कि इनके बिहाइंड फैक्टर्स क्या है, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी क्या है बेटे, और वो किस नेचर का है, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। उसके बाद बेटे हमारे पास आ जाता है कि वो फैक्टर्स कौन से हैं जिन पे ये जो है ना डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर बेटा हमारे पास आ जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड, कि सॉलिड का एरिया क्या होगा।
लेंथ ऑफ द सॉलिड, बेटा सॉलिड की लेंथ कितनी होगी, एंड टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स, और उसके दोनों एंड्स में टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। ये वो तीन फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है उसका रेट, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ऑफ अ सॉलिड कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Large cross-sectional area of a solid contains large number of molecules and free electrons on each layer parallel to cross-sectional area, and hence greater will be the rate of flow of heat through the solid. अब यहाँ पे वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है सॉलिड का, तो इसका मतलब है कि उसमें बहुत ज़्यादा तादाद है मॉलिक्यूल्स की और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की उसकी हर लेयर के अंदर, और ये एक दूसरे से पैरेलल भी हो जाती हैं। हाँ, अगर इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है सॉलिड में वो भी ग्रेटर है। इज इट क्लियर? अब ये जो हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है बेटे, एच क्यू सॉरी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हमने फॉर्मूले में पढ़ा, ये बेटे अमाउंट ऑफ हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हुई, किसमें बेटा ट्रांसफर हुई, टी रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट टाइम में, कि अमाउंट ऑफ हीट कितनी ट्रांसफर हुई इन यूनिट टाइम। तो T4 बेटे क्या आ जाएगा? टाइम। और ये हमेशा बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, किसके बेटे? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस एरिया के जिस हिसाब से ये बेटा ट्रांसफर हो रही है। इज इट क्लियर? जब भी बात हो बेटा एरिया की किसी भी सॉलिड की, और बात हो कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट बेटे उसमें ट्रांसफर हो रही है, तो एक बात याद रख लें कि वो हमेशा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी। ये तो था बेटा उसका पहला पॉइंट कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। अब उसका जो दूसरा पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है बेटा लेंथ। अकॉर्डिंग टू लेंथ उस पर क्या असरअंदाज होता है अगर उसकी लेंथ कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। कहते लार्जर द लेंथ बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड एंड ऑफ द सॉलिड, more time it will take to conduct heat to the colder and smaller will be the rate of flow of heat. इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके साथ जो है ना शेयर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो मेटल के पीसीस हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी लेंथ हमारे पास आ जाती है 5 मीटर। बात समझनी है बेटे, ठीक है। और दूसरा हमारे पास एक मेटल का पीस है। फॉर एग्जाम्पल बेटा इसकी लेंथ आ जाती है जी हमारे पास, चलें 9 मीटर लगा लें। दोनों को फ्लेम प्रोवाइड कर दी जाती है, दोनों को फ्लेम जो है ना बेटे प्रोवाइड कर दी जाती है। अब क्या होता है आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, आफ्टर सम टाइम आप लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, आफ्टर सम टाइम ये जो मेटल का पीस है, ये जो 5 मीटर वाला, ये होल्ड नहीं किया जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा। चले फॉर एग्जाम्पल हम इन्हें सेम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, दोनों को हम 60 सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर 2 मिनट ये 5 मीटर वाला जो हमारे पास मेटल पीस है ये हमसे होल्ड नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा जब इस हिस्से पर हीट प्रोवाइड की जाएगी, टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा। जब इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा तो वो देखेगा कि जो मेरा दूसरा एंड है उसका टेम्परेचर बहुत लो है, तो ये क्या करेगा बेटा, ये हीट को ट्रांसफर करना शुरू कर देगा उसके दूसरे एंड की तरफ। जब हीट उसके दूसरे एंड की तरफ ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी तो आफ्टर 2 और 3 मिनट आप इसको मेटल पीस को होल्ड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बोथ साइड्स का टेम्परेचर सेम हो जाएगा और सेम टेम्परेचर इसे प्रोवाइड किया गया। जब सेम टेम्परेचर इसे प्रोवाइड किया गया, इसका टेम्परेचर भी राइज अप होना शुरू हुआ। लेकिन आप क्या देखेंगे, फॉर एग्जांपल 5 मीटर यहाँ तक बनता है, ये 2 मिनट में यहाँ तक पहुँच पाएगा, और बेटा ये 3 या 4 मिनट में यहाँ तक पहुँच पाएगा। यानी कि इस कंप्लीट मेटल पीस के टेम्परेचर को मेंटेन होने के लिए, इक्वल होने के लिए, टोटल हमारे पास
और 4 to 5 मिनट्स लग सकते हैं, लेकिन इस मेटल पीस को टेम्परेचर को सेम होने के लिए 2 मिनट्स लग सकते 2 मिनट लग सकते हैं। यानी कि जितना कम मेटल पीस होगा, जितनी लेंथ कम होगी, जो हीट है वो उतनी तेज़ी से ट्रांसफ़र हो जाएगी, और जितना लेंथ ज़्यादा होगा तो हीट उतनी ही देर में जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या लिखा है वो यही बता रहे हैं, कहता है लार्जर इज़ द लेंथ, अगर लेंथ ज़्यादा है बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड पार्ट, यानी कि ये वाला हिस्सा उसका बेटा कौन सा हिस्सा कहला देगा, ये वाला हिस्सा उसका हॉट एरिया कहलाएगा, यानी जहाँ पर हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं और उस एरिया का टेम्परेचर हीट काफ़ी ज़्यादा है, तो ये हमारे पास बेटे क्या आ जाएगा, हॉट एरिया आ जाएगा। और ये जो दूसरा एरिया है जहाँ पे अभी कोई हीट प्रोवाइड नहीं की गई, बल्कि यहाँ पे तो ट्रांसफ़र होनी है फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट, तो ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बेटा कोल्ड पार्ट आ जाएगा। तो ये बता रहे हैं लार्जर इज द लेंथ, अगर लेंथ ज्यादा है बिटवीन हॉट एंड कोल्ड एंड्स ऑफ द सॉलिड, इस सॉलिड के हॉट एंड कोल्ड एंड के दरमियान अगर लेंथ बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है मोर टाइम, ज्यादा वक्त लगेगा। बात को बेटे यहां से समझना है, इट्स मीन मोर टाइम, इसका मतलब है ज्यादा टाइम लगेगा टू कंडक्ट हीट टू कोल्डर एंड स्मॉलर विल बी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। कहता है ये कोल्डर एंड को हॉटर एंड के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा वक्त दरकार होगा, और अगर लेंथ ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट वहाँ पे उतना ही कम हो जाएगा। लेंथ कम है तो उसका मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट उतना तेज़ हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट, टाइम क्या, टी क्या है, टाइम टेकन, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके लेंथ के। जब बेटा हम फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन जाएगी कि ये जो अमाउंट ऑफ हीट है ये पर यूनिट टाइम के हिसाब से ट्रांसफ़र होती है, और ये बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाती है उसके एरिया के, और यही अमाउंट ऑफ हीट बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाती है उसकी लेंथ के। इतनी बात समझ आ गई। जब हम इनकी डेरिवेशन को लिखना शुरू करेंगे इन दोनों पॉइंट को लेते हुए, इज इट क्लियर बेटे? ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास तीसरा पॉइंट आ जाता है वो आता है बेटे टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड, के दोनों एंड पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना है हम उसको देख लेंगे। ठीक, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स, ये हमारे पास बेटा इसका तीसरा पॉइंट आ गया। इज इट क्लियर? अच्छा, इसमें ये बताता है कि अगर अगर टेम्परेचर डिफरेंस ग्रेटर है, यानी T1 माइनस T2, जो T1 है वो बहुत ज़्यादा है और T2 थोड़ा कम है, टेम्परेचर डिफरेंस है ना बिटवीन होल्ड एंड कोल्ड फेसेस ऑफ द सॉलिड, तो उसका मतलब है कि ग्रेट हीट जो है ना वो उसमें फ्लो हो रही है। तो इसके जो हमारे पास तीसरी क्वेश्चन की बेटा डेरिवेशन बनेगी वो क्या बनेगी कि जो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट है ये बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाती है, उसके टेम्परेचर डिफरेंस के, और टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाता है, T1 माइनस बेटे क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा। अब जितनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हम उनको कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, जब हमने इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन किया इनके फॉर्मूलाज को, तो हमें क्या पता चला, जो अमाउंट ऑफ हीट जो पर यूनिट के टाइम के हिसाब से ट्रांसफ़र हो रही है वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी एरिया के, और एरिया के साथ साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, टेम्परेचर डिफरेंस के। टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास क्या जी, T1 माइनस T2, और ये बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, ये बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी उसके लेंथ के, तो हमने डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, L कर दिया। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात बेटे समझ आ गई। हमारे पास जितनी तीनों डेरिवेशन थी हमने उनको यहाँ पे क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यहाँ पे क्या लिख देंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, कि हमारा किस हिसाब से जो रेट ऑफ हीट है वो फ्लो हो रहा है। तो वो किस हिसाब से बेटे फ्लो हो रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हमारे पास के अमाउंट ऑफ हीट जो यूनिट टाइम में है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बेटे वो किसके आ जाती है, उसकी लेंथ के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाती है। अच्छा, अब हम जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे ना, तो बेटे आपको पता है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म होता है तो वो कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट हो जाता होता है।
तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते होते हैं के साथ यहाँ पे, ठीक है। के क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट जो यूनिट टाइम में ट्रांसफर होती है इक्वल टू बेटा आ जाएगा कांस्टेंट और एरिया, फिर हमारे पास आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर यानी डिफरेंस टेम्परेचर का, और डिवाइडेड बाय बेटा ये किसके साथ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा उसकी लेंथ के साथ। किसकी लेंथ के साथ, सॉलिड की लेंथ के साथ। इज इट क्लियर बेटे, ठीक है। ये हमारे पास इसकी कंप्लीट डेरिवेशन बन गई है। अब यहाँ पे क्या लिखा वो थोड़ा देख लेते हैं। कहता है कि ये जो कंबाइनिंग है ना अबव फैक्टर्स, जब हम इन सारे अबव फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं, देखिए यहाँ पे उन्होंने कांस्टेंट के में कन्वर्ट कर दिया बेटा इसे। कहता है यहाँ पे ये जो के है ना हमारे पास, ये के है, ये बेटा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉलिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉलिड। कहता है ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू बेटा हमेशा डिपेंड करती है के की वैल्यू पे, के की वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो हम अब यहाँ पे के की वैल्यू निकालेंगे। ये के बेटा इक्वल के उस साइड पे एज इट इज वैसे ही रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ कि के जो है इक्वल के उस साइड पे एज इट इज वैसे रहा। ये जो लेंथ डिवाइड हो रही है ना, इधर आके जो अमाउंट ऑफ हीट है ना उसके साथ आके बेटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एल मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। ये बेटा के एरिया और टेम्परेचर डिफरेंस ऊपर बेटा क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन जब ये इसके साथ आ जाएंगे, ये इसके साथ आके टाइम टेकन जितना वो टाइम ले रहा है क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएंगे। तो हम इसके साथ क्या लिख देंगे, टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, के जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बेटा क्या आ रहा है साथ में एरिया, और साथ में क्या आ रहा है टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा T1 माइनस ये आ जाएगा बेटा हमारे पास T2। यहाँ तक बात बेटे सबको समझ आ गई। सिर्फ हमने इस फॉर्मूले को क्या किया हुआ है, रीअरेंज किया है के की वैल्यू को बनाने के लिए। इज इट क्लियर? तो यही काम वो यहाँ पे कर रहे हैं। के किसके इक्वल है, Q और लेंथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, टाइम एरिया और चेंज इन डिफरेंस जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस की डेफिनेशन वो क्या करते हैं, कहता है ऐसा रेट जिसमें हीट फ्लो होती है ऑपोजिट फेसिस मीटर क्यूब ऑफ सब्सटेंस के, वो टेम्परेचर डिफरेंस को मेंटेन कर देती है 1 केल्विन के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट सब्सटेंसेस। उसके बाद बेटा ये टेबल देख लेते हैं, ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटे ये भी टेबल है। अब यहाँ पे वो ये कहता है सब्सटेंसेस एयर, ड्राई एयर की अगर बात की जाए तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉमन सब्सटेंसेस कितनी होती है, यानी उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होती है। ड्राई एयर की बेटा आ जाएगी 0.026 वॉट पर मीटर पर केल्विन, एल्यूमिनियम की आ जाएगी 245 वॉट पर मीटर पर केल्विन, ब्रास 105 वॉट पर मीटर पर केल्विन, ब्रिक्स 0.6 वॉट पर मीटर पर केल्विन, कॉपर 400 वॉट पर मीटर पर केल्विन, ग्लास की बेटे 0.8 वॉट पर मीटर पर केल्विन, आइस की बात करें तो 1.7 वॉट पर मीटर पर केल्विन, ग्लास की 0.8, आयरन की बात करें तो बेटे 85 वॉट पर मीटर पर केल्विन, लेड 35 वॉट पर मीटर पर केल्विन, प्लास्टिक फोम 0.03 वॉट पर मीटर पर केल्विन, रबर की बात करें तो बेटे 0.2 वॉट पर मीटर पर केल्विन, सिल्वर 430 वॉट पर मीटर पर केल्विन, वाटर 0.59 वॉट पर मीटर पर केल्विन, और वुड की बात करें तो बेटे 0.08 वॉट पर मीटर पर केल्विन। अब ये जो आपके पास कॉमन सब्सटेंसेस की थर्मल कंडक्टिविटीज हैं बेटे, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं। वो कह दें राइट द थर्मल कंडक्टिविटी, किसकी थर्मल कंडक्टिविटी वो राइट करने को कह दें, वो कह दें राइट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक फॉर्म, तो आपको लिखनी पड़ेगी एल्यूमिनियम की 245, प्लास्टिक फॉर्म की 0.03। हाँ, और एमसीक्यूज में बेटा वो बात को घुमा फिरा सकते हैं इनके यूनिट के हिसाब से। आप देखते हैं यूनिट सबका सेम है,
वो इस तरीके से कर देंगे, वो लिख देंगे बेटा यहाँ पे एमसीक्यूज में, यानी कि ऑप्शन बनाने होते हैं ना, वो लिख देंगे वॉट मीटर पर केल्विन, लेकिन पर मीटर है तो यानी कि ये हमारे पास गलत हो जाएगा। अगर वो कह दें कि जी वॉट पर मीटर सिर्फ केल्विन लिख दें तो बेटा ये भी हमारे पास गलत हो जाएगा, यानी ये दोनों हमारे पास गलत हो गए। एग्जैक्ट क्या है हमारे पास, वॉट पर मीटर एंड पर केल्विन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो बेटे हमारे टॉपिक आ जाते हैं उनमें यूजेस ऑफ कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर हैं। उसके बाद बेटा एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, ये इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। आपने एक दफ़ा इनको भी अच्छे से रीड आउट कर लेना बेटे। और उसके साथ साथ ये जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है ये बेटा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन अमूमन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आपने लाजमी मेरा बेटा अच्छे से करना है, इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यहाँ पे एक डू यू नाउ में शॉर्ट क्वेश्चन है, कहता वाई स्टीरोफॉर्म बॉक्सेस आर यूज टू कीप फूड हॉट और आइसक्रीम कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो स्टीरोफॉर्म बॉक्सेस होते हैं वो क्यों इस्तेमाल होते हैं खुराक को गर्म रखने के लिए और आइसक्रीम को ठंडी रखने के लिए लंबे अरसे तक। इसका आंसर उसने ये बताया कि जो स्टीरोफॉर्म है ना बेटे हमारे पास, कहता है ये जो हमारे पास स्टीरोफॉर्म है ना बेटा, ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, ये अलाउ नहीं करते कि जो हीट है वो इस बॉक्स के अंदर आसानी से एंटर हो जाए या इस बॉक्स को आसानी से छोड़ दे। तो ये स्टीरोफॉर्म बहुत बेस्ट होते हैं अपनी जो है ना खुराक को, फूड को गर्म रखने के लिए या आइसक्रीम को ठंडा रखने के लिए ज़्यादा अरसे तक। ये भी बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। होप सो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होगी बेटे।